गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 2300 तक एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जा चुका है। जो विद्यार्थी अभी भी स्टार्ट नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट में लिंक है, शुरू करिए फर्स्ट वीडियो से और पूरा तैयारी करिए रेलवे के एग्जाम के पहले। और इससे पहले प्लेटफॉर्म 2700 वॉल्यूम 2 फुल सॉल्यूशन दिया जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन इन दोनों बुक में है। ये दोनों मिला के 6000 क्वेश्चंस का यदि आप सॉल्यूशन करिएगा तो किसी भी एग्जाम में आपसे मैथ नहीं छूटेगा। वीडियो अंत तक देखिए, कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 2301 क्वेश्चन भी दिखेगा। एक बैग में 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के, यह मानते हो कि 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में। वैसे तो सिक्के संबंधित प्रश्न मैंने रेशियो में बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया है। 1 रुपये है, 5 रुपये है और 10 रुपये के जो सिक्के बराबर संख्या में है तो रेशियो दिया रहेगा। लेकिन जब बराबर दे दिया तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि बराबर के मतलब होता है 1:1:1। आप बराबर में और कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 5-5 भी मानिएगा, 6-6, 8-8 कुछ भी मानिए, एक ही आएगा काट के, इसलिए 1-1। अब कहता है तो यदि बैग में कुल धन 368 रुपया हो तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या। तो यदि आप सिक्के संबंधित प्रश्न पढ़े होंगे तो कुल धन दिया हुआ है तो इसको भी कुल धन में बदलेंगे। एगो 1 रुपया वाला तो 1 रुपया, एगो 5 रुपया वाला तो 1 रुपया, इधर 5 रुपया और इधर एगो 10 रुपया वाला तो 10 रुपया। कुल मिला के हो जाएगा 1, 5, 6 और 10, 16। यानी कुल धन 368 और रेशियो के अनुसार कुल धन 16। कुल धन की तुलना कुल धन से, तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या क्या है? कुल संख्या यदि पूछता है 1 रुपया वाला कुल संख्या तो 1 से, 5 रुपया वाला कुल संख्या तो 1 से, 10 रुपया वाले सिक्कों की संख्या तो 1 से, लेकिन कुल पूछ रहा है तो 3 से। काट दो 16 से, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बचा कितना 4, तो 4 पर 8 हो जाएगा 48, 16 48, 23 तिहाई 69। यानी हम कह सकते हैं कुल संख्या है 69। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2302 तो भिन्न का जोड़ है, ये आपसे ही बन जाएगा, इसलिए मैं इसे नहीं बनाता हूं, ये तो एक बच्चा भी बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2303 ट्रिगोनोमेट्री का बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, tan पर पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर भाग। इतना बराबर भी 2 ही होगा, क्योंकि देखिए इसका मान दिया हुआ है, या तो आप इसको सेक में बदलिए या इसको tan में बदल दीजिए। पहले तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा। अब हम सभी बेसिक फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब जरा सोचिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? तो बोले सर tan उधर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक को, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan उधर जाएगा 1 इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, मतलब इसको पूरा लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा। इतना बराबर वाट हमें तो निकालना ही है, इसका मान निकालना है। उसके बाद में ये देख लीजिए, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर गुना होगा तो tan पर पावर 4 थीटा। अब इसी को हम सरिया के पहले लिख देते हैं tan पर पावर 4 थीटा और बाद में लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और इसका मान दिया हुआ है कितना? 2। तो इसको भी कैलकुलेट करके इसी रूप में बदल लिए, और इसका मान पहले से 2 पता है, इसलिए इसका मान कितना आ गया? 2। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2304 जरा ध्यान से देखिएगा। यदि कहता शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 में बेचा, उसे 5% लाभ पर बेचने के लिए कितना बेचना चाहिए? कितना आसान है। देखिए 184 में बेचा है तो 8% हानि हुआ है। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, क्रय मूल्य 100% होता है, तो यहाँ पे 8% हानि हुआ है तो 92 से तुलना करेंगे। 184 की तुलना 92 से, और पूछ रहा 5% लाभ पर बेचा जाए तो गुना 105 से। बस अब क्या है, काट दो। काटेंगे तो 23 से काटेंगे
23 से कट रहा है, 23 चौका या तो 92 से तो डायरेक्ट कट रहा है ना, 92 दो दूनी 4 9 दूनी 18, 2 बार में कट गया। 105 दूनी 210, यानी इसको 5% लाभ चाहिए तो उसे बेचना होगा 210 रुपये में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2305। एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 4 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी, यदि इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा कमी की जाए तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार कितना समय लेगी। बोलिए कि सर ऐसा करते हैं ना, शुरू वाला से हम लोग पहले चाल निकाल लेते हैं। पहले चाल निकाल लेते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। 3.5 किलोमीटर गया 4 घंटा में, तो 4 से काट देते हैं। 4 8 32, बच जाएगा 3 और 0 30, तो 7 चौके 28, बच गया 2, तो 20, 5 चौके 20, यानी 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा पहले चाल हो गया। लेकिन बोल रहा है क्या, उसके चाल में 12.5 किलोमीटर की कमी कर दिया जाए तो 450 मीटर तय करने में, किलोमीटर जाने में कितना, अब कमी कर रहे हैं 12.5 मतलब 12.5 किलोमीटर कमी। तो नया चाल इसका हो जाएगा, घटा दो, नया चाल हो जाएगा कितना, 5 में से 5 घटेगा 0, 7 में से 2 घटेगा 5 और 8 में से घटेगा 7, यानी हम कह सकते हैं नया चाल हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है 4.5 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, तो बोल रहा है समय बराबर दूरी बटा 4, तो 450 किलोमीटर जाना है 75 की चाल से, तो कई घंटा लगेगा, तो 75 से काट दीजिए। 75 से हम लोग काटेंगे तो ये कितना बार में, 6 बार में कट जाना चाहिए। जैसे देखिए 15 5 75, 15 3 45, 5 से 5 36, 6 घंटे। मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस जनरली आप सोचिएगा तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए 350 गया 4 घंटा में, चाल निकल गया 87.5, 12.5 घटा दिए तो नया चाल हो गया 75, और 75 की चाल से 450 जाना है, तो बोला है कितना घंटा लगेगा, 450 बटा 75, 6 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2306 जो है एलसीएम एचसीएफ का मजेदार और वीवीआई क्वेश्चन है, और एलसीएम एचसीएफ का मास्टर वीडियो मैंने स्टार्ट किया है, पहला डाला है, और जल्दी पार्ट्स बाय पार्ट्स पढ़ा देंगे, तो कैसा भी क्वेश्चन हो नहीं छूटेगा। यहाँ देख लीजिए, कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर, विभाजित करने पर शेष बचता है 14, 19, 29 और 34। ये संख्या है जिससे आप भाग दे रहे हैं, और ये शेष है जो बच रहा है। ऐसा क्वेश्चन में एक चीज आप जरूर गौर करिएगा कि संख्या और शेष का अंतर सेम रहता है। देखिए 6 का अंतर, 25 19, 6 का अंतर, 6 का अंतर, 6 का अंतर। बोले सर तब क्या करेंगे, तब जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं और जो शेष बच रहा है उसका अंतर हमेशा समान हो, तो वैसी संख्या निकालने का, छोटी से छोटी का मतलब हम समझते हैं एलसीएम होता है, छोटी से छोटी कम से कम न्यूनतम। तो ऐसा संख्या को कभी भी क्या करना है कि एलसीएम, संख्या का एलसीएम निकाल लेना है और माइनस अंतर कर देना है। तो एलसीएम निकालिए 20, 25, 35 और 40। शॉर्ट में एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताया, शेषफल का एलसीएम नहीं, संख्या का। शॉर्ट में एलसीएम निकालने का तरीका आपको मैंने बताया है पहला वीडियो में एलसीएम का, कि इसको भाग फैक्टर में तोड़िए। 4 गुना 5, ये तो नहीं टूटेगा, ये तो 25 ही रहेगा। आई 7 गुना 5 और ये 8 गुना 5। उसके बाद बड़ा बड़ा को गुना कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें आपको 25 नजर आ रहा है, उसके बाद 8 है। अब 8 लिख दिए ना तो 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 25 लिख दिए तो 5 लिखने की कोई जरूरत नहीं, और 7 लिख दीजिए। सभी फैक्टर शामिल हो जाना चाहिए, एलसीएम हो गया। और माइनस अंतर कर दीजिए, तो अंतर कितना का है, 6। 5 8 200, 200 7 1400, 1400 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 1394। यही हम लोग से पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगा, 1394 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब आपसे बन जाना चाहिए, कभी भी देख लीजिए जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो और जितना शेष बच रहा है उसका अंतर समान हो, तो ऊपर वाला संख्या जो है जिससे भाग दे रहे हो उसका एलसीएम निकाल के अंतर को घटा दीजिए। अब इस काम को आप जितना फास्ट करिए आंसर आएगा। 1394 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2307।
बहुपद का क्वेश्चन है। यदि द्विघातीय बहुपद क्या है भाई, k माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस के एक्स और प्लस वन का एक शून्य माइनस तीन है, मतलब यहाँ पर x का मान माइनस तीन पुट करना होगा तो k का मान क्या होगा, शून्य के मतलब वो उसका हल, मतलब x का मान तीन रखने पर शेषफल शून्य आ जाए उसी को हम शून्य कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा k माइनस वन एक्स स्क्वायर मतलब माइनस तीन का स्क्वायर तो 9 प्लस तो k इंटू माइनस तीन रखेंगे प्लस वन बराबर 0। यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 9 के माइनस 9 ये माइनस तीन के प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब जरा आ जाओ 9 के में से 3 के घटेगा तो बचेगा 6 के, ठीक है। अभी 9 में से एक देखिए 9 माइनस है एक प्लस तो माइनस 8 को जब उधर भेजेंगे तो प्लस 8, 4 दूनी 8 3 दूनी 6। यहाँ इसके अनुसार तो हो जाएगा k का मान 4/3। हम लोग से पूछ क्या रहा है, यही तो पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा और 4/3 ऑप्शन में दिया हुआ भी है, ऑप्शन मिला लीजिए। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2308 फटाफट बनने वाला क्वेश्चन रेशियो का। 69 रुपए की राशि जेसन और रूहाना में बांटना है, जेसन एंड रूहाना में 2:1 में विभाजित की जाए तो रूहाना को कितनी राशि, तो रेशियो का नियम हो गया। 69 रुपया को बांटना है 69 की तुलना 2 1 3 से और पूछ रहा है रूहाना की कितनी राशि है, तो रूहाना का भाग 1 से 3 से 23 दिया 69 23 से 23 यानी 69 रुपया को 2:1 में बांटेंगे तो रूहाना का हिस्सा होगा 23 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2309 देख लीजिए। ये तो कैलकुलेशन है भाई, ये तो आपसे बनना ही चाहिए। 23 माइनस ब्रैकेट में कितना है 24, फिर मंझोली ब्रैकेट में कितना है 25, फिर छोटी ब्रैकेट में कितना है 26, फिर माइनस, फिर रेखा ब्रैकेट में 27 माइनस 28, ऊपर में ऐसे रेखा ब्रैकेट इसको कहते हैं। फिर ये इसी का मान ज्ञात करना है। कैलकुलेशन जब भी आता है मैं आपको बताऊं राइट साइड से चलिए, लेफ्ट यहाँ आते आते आपको आंसर आ जाए। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ब्रैकेट की बात है तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट का काम होता है। ऐसा नहीं कि आप 26 माइनस 27 कर दो, पहले ये वाला काम होगा। 27 में 26 जाएगा तो ये माइनस में होगा, क्लियर है। अभी माइनस है, माइनस मिला के प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 26 और 1 27 यानी 26 प्लस 1 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 27। अब ये कितना है 25 में 27 घटेगा तो हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2। अब ये -2 और ये वाला माइनस मिला हो जाएगा प्लस तो 24 और 2 24 प्लस 2 ये 26 होगा। अब ये 26 और ये 23 है और यहाँ पे माइनस है, 23 में से 26 घटाओ तो बोले सर 23 में से 26 नहीं घटेगा बल्कि 26 में से 23 घटेगा तो 3 बचेगा, लेकिन 23 में से 26 माइनस में है बड़ा वाला तो -3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, बस आप कंसंट्रेट होकर कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ो तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंशियल बनाओगे, आपका कोई संदेह नहीं रहेगा कि आपका आंसर गलत हो सकता है। तो हम लोग का आंसर हुआ -3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2310 तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 433 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाता है। 433 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग मतलब पूरा पूरी कट जाए तो इसका तो 2 तरीका है कि आप जोड़ के कर सकते हो चेक ऑप्शन से ही, नहीं तो फिर वर्गमूल निकालिए और जितना शेष बचेगा जितना बार लगा रहे हैं उसको घटाइए, वो बेकार है छोटा है तो ऑप्शन से ही चल दें। 433 है, पहला ऑप्शन 3 जोड़ेंगे तो 436, क्या 436 किसी का वर्ग हो सकता? नहीं हो सकता। आपको तो 50 तक 40 तक वर्ग याद ही होगा, 436 किसी का वर्ग नहीं। 8 जोड़ेंगे तो बोलिए सर 8 जोड़ेंगे 441, हाँ है 441 21 का वर्ग है। क्या 6 जोड़ेंगे होगा? नहीं, 6 4 कुछ भी नहीं। 8 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो 441 होगा जो कि 21 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। और इसके जो ऑप्शन दिया हुआ वो जोड़ेंगे तो 21 के आसपास या 20 के आसपास कोई किसी का वर्ग नहीं है जो आएगा। यहाँ पर 8 जोड़ने पर ही पूर्ण वर्ग हो रहा है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सही बनाने में सुविधा और आसान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 से 11 देख लो फटाफट। 4 संख्या एबीसीडी इस प्रकार है कि उनका औसत 16 है। ए और बी का औसत 9.5 तो सी और डी का औसत, बोलिए सर दिक्कत क्या है? एबीसीडी रहे कोई रहे, 4 संख्या का औसत कितना है 16।
इसमें से प्रथम दूगो या अंतिम दूगो कोई रहे, इसका औसत है 9.5, तो जो शेष दूगो बच गया CD उसका औसत क्या हो। बोलिए कि सर एवरेज निकालना है तो काट भी सकते हैं ऊपर, 2 एकाई 2 एकाई 2 और 2 दूनी 4। अब छोटा है गुना कर दीजिए, 16 दूनी 32 में से 9.5 इकाई 9.5 घटेगा और बटा में 1 दीजिए या नहीं, तो 32 में से 9 घटेगा, 32 में से 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा। तो बोले सर 32 में से यदि हम 9 घटाते हैं तो बच जाएगा 23, और 23 में से 0.5 तो 22.5 बच जाएगा, 22.5 मिला लीजिए। हम लोग का C और D का जो औसत आया वो आया 22.5। ऑप्शन नंबर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। यदि x² प्लस kx और प्लस k इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं हो तो k का मान निम्न में से किसका अनुसरण करेगा। एक हल हो, अनंत हल हो, या कोई हल नहीं हो, ठीक है ना, वास्तविक हो, काल्पनिक हो, ये सारा चीज मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मास्टर वीडियो में बताया है। कोई हल नहीं हो, यहाँ बोल रहा है कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं तभी होता है जब d लेस देन 0 हो, मतलब d निगेटिव हो, क्योंकि x का मान जब -b प्लस माइनस रूट अंडर d करते हैं और d आ गया नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर तो मान संभव नहीं है। और d विवेचक होता है जो बचपन में हम लोग पढ़े b² - 4ac लेस देन 0, यानी b² 4ac उधर जाएगा तो लेस देन 4ac। अब मान रखिए x² के बगल में कुछ नहीं तो 1, तो a का मान हो गया 1, b का मान x के बगल वाला k और c का मान भी k, दोनों k ही है, ठीक है। अब हम लोग मान रख देते हैं b² तो k का स्क्वायर लेस देन 4, 1, a का मान 1 और c का मान भी k। अब एगो k से एगो k कट जाएगा, अब k का मान हो गया लेस देन 4। अब k का मान लेस देन 4 दो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो k का मान लेस देन तो 4 होगा, लेकिन इक्वेशन को देखते हुए मतलब k का मान 4 से तो छोटा होगा, k का मान 4 से तो छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यदि 0 से छोटा आ जाता है या 0 आ जाता है तो फिर जब -4ac में यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने के कारण फिर छोटा नहीं हो पाएगा 0 से, ठीक है ना। इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि k का मान छोटा तो 4 से होगा लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि k का मान जहां निगेटिव हो गया तो फिर वो वास्तविक हल हो जाएगा और हल संभव हो जाएगा, जबकि यहाँ कंडीशन लगा दिया कि कोई हल नहीं हो। तो यहाँ पे ऑप्शन छापते समय ध्यान देना, हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23-13। आप देख रहे हैं कि हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना जरूरी है, और वर्गमूल संबंधित बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है बेसिक में, बहुत सारे बेसिक वीडियो में डाल चुका हूँ और लगातार डालते रहूंगा कैलकुलेशन के लिए, जिसमें मैंने 2 से 3 सेकंड में वर्गमूल निकालना सिखाया, उसको जरूर देखें उस वीडियो को। 65 61 जैसे ही देखें तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए इकाई अंक से, इकाई अंक के आधार पर ही बताएं। अंतिम 1 है तो वर्गमूल का अंतिम 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी किसी का भी वर्गमूल निकालेगा तो किसी का वर्ग होगा। 1 का स्क्वायर भी अंतिम 1 लाता है, 9 का स्क्वायर भी 81 के, उसके बाद 2 अंक काट दीजिए। 65 लगभग किसका स्क्वायर है, बोले सर 8 का स्क्वायर, तो यहाँ 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64 ही है, 65 अंदर कितना है 1 का, तो 1 8 से बड़ा या छोटा, बोले छोटा, छोटा है तो छोटा वाला लिख, बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला लिख देते, मतलब जो आप अंतर करिएगा ना वो छोटा है तो छोटा वाला, बड़ा है तो बड़ा वाला। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 81, और 81 आपका ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23-14 तो आपको पता ही होगा, वर्गमूल निकालना है 576 का और इसका 24 हो जाएगा, इसमें निकालने की क्या जरूरत है, 30 तक तो बच्चा को याद रहता है वर्गमूल, तो 24 का वर्ग होता है 576, तो 576 का वर्गमूल 24, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23-15 तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सिर्फ हिंट करूंगा। देखिए टेबल दिया हुआ है और इस टेबल से एक ही क्वेश्चन है, बोला है वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती, मतलब सिर्फ जोड़ है। देखिए पार्टी का नाम दिया गया है ABCD, दक्षिण क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र में कितना सीट जीता है जो दिया हुआ, तो आपको क्या करना है, अब आप समझ गए होंगे। A वाला टोटल जोड़ देना है, B वाला टोटल जोड़ देना है, C वाला टोटल जोड़ देना है और D वाला, उसके बाद जो अधिक जोड़ के आएगा वो आंसर मार देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे एक 40 है, 37 है, 35 और 27 है, जोड़ दीजिए, फिर 6 26 76 86 जोड़ दीजिए, सबको जोड़ना है आपको, बना के आंसर जरूर कमेंट में देना है प्लीज।
मैं छोड़ता हूं तो आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 16 आ जाओ फटाफट। एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 और विक्रय मूल्य 130 है, छूट की दर ज्ञात करें। बोले सर ये तो पता है कि छूट अंकित मूल्य पे दिया जाता है, जब आप कुछ खरीदने जाते हो मार्केट में तो जितना उस पे लिखा हो रहता है उसी पे 10% 15% जो भी छूट दिया जाता है। तो और छूट देने के बाद जो मूल्य बचता है वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य है 170 और विक्रय मूल्य है 130, विक्रय मूल्य है 130, तो छूट कितना हो गया? तो बोले सर छूट तो यहाँ पे 40 हो गया और छूट मिला है किससे? 170 से, तो 40 बटा 170 गुना 100, इसी को तो आप छूट कह सकते हो। अब काट दो, पॉइंट में दिया हुआ आंसर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 गुना 100 400 बटा 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचा कितना? 6 पर 0 60, तो 17 से 17 तिया 51, बच जाएगा 9 पर 90 हो जाए, 9 पर 0 देंगे 90, तो 17 5 85, फिर बच जाएगा 5, तो फिर 17 तिया 51, लगभग में चूंकि 50 होगा तो लगभग में हम लोग का यही आंसर होगा 23.53%। तो दशमलव में आए, नहीं कट रहा तो डरने की कोई बात नहीं, कंसंट्रेशन होकर भागा दीजिए, आंसर आएगा। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 17 आ जाइए। 60 का 15% खाली स्थान के 45% के बराबर है। कितना आसान है, कह रहा 60 का 15% बराबर बीच में देते हैं, खाली स्थान के जगह पर x देते हैं, x के 45% के बराबर है। अब क्या है, काट दो भाई, परसेंट से तो परसेंट काट दिया मैंने, 15 दिया 45 है, 3 से 20 दिया 60 है, कुछ नहीं बचा, इधर 20 उधर x, यानी हम कह सकते हैं x का मान कितना है? 20। लेफ्ट राइट काटिए, और परसेंटेज ही तो मैं सिखा रहा हूं, परसेंटेज मैंने स्टार्ट किया है और बेसिक अभी स्टार्ट ही किया है, चल रहा है। तो परसेंटेज जब आप चैप्टर को बेसिकली स्टार्टिंग से पढ़ लोगे तो प्रॉफिट लॉस SICI बहुत आसान होगा, इसलिए आप परसेंटेज पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आगे आने वाला चैप्टर आपके लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 20, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 18, तो फिर से वही रेशियो वाला। यदि जेम्स और राधा, लो दो नाम, फिर जेम्स और राधा को 87 रुपया बांटना है 1:2 में, तो बोल रहा है राधा को कितना भाग मिलेगा? तो बोले सर 87 टोटल है, यहाँ 1 2 3 टोटल है, राधा का पूछ रहा है, तो 2 से 3 से 29 तिहाई 87, 29 दूनी 58, यानी राधा को मिलेगा 58 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 19, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष, एक त्रिभुज दिया है जिनके शीर्षों का यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,4 है, फिर यहाँ पे है -3, -1, और फिर है 5,3। वॉल्यूम 2 में मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया है। तो बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि यदि इसका x1, y1, इसका x2, y2 और इसका x3, y3 हो, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, जो मैं बता रहा हूं आपको, 1/2 इंटू होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस होता है x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जब तीनों का x1 y1 x2 y2 x3 y3 शीर्षों का कोऑर्डिनेट निर्देशांक मतलब यहाँ पे दिया रहे, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो x y y लिख देंगे, x y y x y y, शुरू करेंगे 1 2 3, फिर 2 से शुरू करेंगे तो 2 के बाद 3 आता है, 2 3 1, और फिर 3 से शुरू करेंगे 3 1 2, याद रह जाएगा। वैसे एक बार आप बढ़िया से इसको लिख के देख लीजिएगा तो माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। अब हम लोग पुट कर देते हैं 1/2, देखिएगा एक ही लाइन में पुट करते जाते हैं, x1 मतलब 2 इंटू y2 माइनस y3, ध्यान दीजिएगा y2 -1 है और माइनस y3 3 हो जाएगा, तो -1 में से 3 घटेगा तो -4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4, मैंने लिख दिया -4, ये गुना हो जाएगा। अब फिर बीच में प्लस है तो प्लस x2, तो x2 के कौन है? तो बोले सर x2 तो -3 है, तो चलो -3 लिख दिया यहाँ पे। चलो भाई एक और मंजूरी ब्रैकेट दे ही देता हूँ, -3
x2 के बाद बाई थ्री माइनस वाई, तो बाई थ्री 3 है और बाई वन कितना है 4, तो 3 में से 4 घटेगा तो -1 हो जाएगा, डायरेक्ट घटा के लिख रहा हूँ। फिर प्लस है, उसके बाद x3, तो x3 कितना है, तो बोलिए सर x3 तो 5 है, 5 इंटू बाई वन माइनस बाई टू, तो बाई वन बोलिए सर 4 है और बाई टू -1 है, 4 में से -1 को घटाएंगे तो -1 प्लस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा कितना 5। बस अब क्या है, फटाफट गुना कर दो भाई, सिर्फ जितना तेज इसको करना था यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, जरा ध्यान दो। 4 दूनी -8, आइए तो प्लस माइनस माइनस प्लस ही होगा, 3 का 3 और ये कितना हो जाएगा प्लस 25। अब देखिए 25 3 28 और 28 में से 8 घटेगा 20, देखिए ना 25 और 3 28 में से 8 घटेगा 20, तो 1/2 गुना 20 काटेंगे, आ गया 10। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन से मिला लीजिए, यही हम लोग को निकालना था। क्वेश्चन नंबर 23-19 में आ गया 10 वर्ग इकाइयां, ऑप्शन नंबर डी दर्शा रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, फटाफट मान रखेंगे। अब मान आप जितना शॉर्ट में रखो, अलग अलग रखो, और 1-2 लाइन बढ़ाना है बढ़ाओ, नहीं तो फर्स्ट कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आएगा 10 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23-20 मजेदार क्वेश्चन है। कितने समय में, समय पूछ रहा है, 44 रुपए ब्याज की 8% दर बराबर कितना है 8% दर पर 45-76 हो जाएंगे, जबकि ब्याज चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक। चक्रवृद्धि रहता है तो मूलधन निधन का रेशियो निकाल के समय निकाल सकते हैं, लेकिन अर्धवार्षिक है ना, तो थोड़ा सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, कंफर्म आंसर आएगा। नहीं तो यदि पावर के रूप में नहीं बैठा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन माह में दे रहे, तो उससे अच्छा है कि जैसे ही ये बोला है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, तो यहाँ समय हम मान लेते हैं n वर्ष, ठीक है। तो अर्धवार्षिक जैसे बोला है तो दर हो जाएगा आधा यानी 4%, और समय हो जाएगा 2n यानी दुगना। अर्धवार्षिक मतलब दर आधा, समय दुगना। अब आराम से चल दो फॉर्मूला से कि दर निकालना हो तो हो जाता है, लेके क्या चल देते हैं A/P बराबर 1 + R/100 पर पावर n। वैसे P उधर होगा, ये तो बचपन से फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, A बराबर P × 1 + R/100, लेकिन हमें तो n चाहिए, मतलब समय चाहिए, तो यहाँ पे 2n हो जाएगा। तो A कितना है, A माने मिश्र धन, तो बोलिए सर A तो है सर 45-76, P कितना है, तो P तो है 4400 बराबर 1 + R कितना है 4/100 पर पावर 2। बस अब आधार सेम होगा, पावर सेम करेंगे। पहली बात तो ये कट रहा है, 11 से भी कट रहा है 100 बार में, 11 चौके 44, 400 बार, 11 से 11 चौक 44, बचा कितना 1, 11 के 11, 11 छक 66, 4 से कट रहा है 100 बार में, कट रहा है 104 बार में, तब तो ये 4 से 25 बार में, 4 से 26 बार में, इधर बच गया 26/25, इधर कितना बच गया 100 इकाई 100 और 4, 104/100 पर पावर 2n। तो बोले सर इधर भी तो 26 चौके और 25 चौके, तो देखो तो इधर भी 26/25 है, इधर भी 26/25, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो जब आधार सेम तो पावर भी सेम, इसलिए 1 = 2n, यानी दैट मीन्स n बराबर 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष मतलब हम लिख सकते हैं 6 माह। 1/2 वर्ष को आप 12 से गुना करो ना, 6 माह आ जाएगा। तो सबसे जब भी देखो कि माह में है या तो टेढ़ा मेढ़ा है जिसका पावर करना मुश्किल है, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, A बराबर P × 1 + R/100। मैंने P को इधर खींच लिया, A/P बराबर मान रखेंगे, दोनों का आधार सेम हो जाएगा, पावर भी सेम, लेफ्ट राइट करेंगे। 1/2 वर्ष ऑप्शन में नहीं दिया, माह में दिया हुआ, तो 12 से गुना करेंगे, 1/2 वर्ष मतलब आधा वर्ष, 6 माह। आंसर हो गया, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23-21 समझो। कहता है x 94 प्रश्न में उत्तर देता है और उसे 141 अंक, यदि प्रत्येक सही के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो x द्वारा कितने गलत उत्तरों की संख्या क्या है दिए गए। कितना आसान है, और रेशियो का गाय मुर्गा वाला जो मैंने अपने असाइनमेंट से 30 क्वेश्चन बताया, उसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन बताया, उसी मेथड से बनाएंगे।
टोटल 94 क्वेश्चन एक्स नामक कोई विद्यार्थी ने बनाया है, तो स्वाभाविक है उसमें कुछ सही होगा कुछ गलत होगा। सही बनाया है तो 4 मार्क्स मिलेगा, गलत बनाया है तो 1 मार्क्स कटेगा। ऐसा करने से उसको मिला है टोटल 141 नंबर। मैं नहीं क्वेश्चन नहीं कर रहा, 141 पूछ रहा है कितना गलत। तो गाय मुर्गा के नियम से दो अलग अलग समूह का एक ही परिणाम दिया रहे, तो जो पूछे टोटल को उसके विपरीत मानना है। यहाँ पूछ रहा है गलत, तो टोटल 94 को सही मान लेंगे। एक सही पर 4 अंक, तो 94 सही पर 94 गुना 4, 4 चौका 16, एक बच गया, 9 36 से 37, 376 अंक मिलना चाहिए। मिला है 141, यहाँ 376 है 141, अंतर कर देते हैं। 6 में से 1 घटेगा 5, 7 में से 4 घटेगा 3, 3 में से घटेगा 235। अब यहाँ अंतर कितना का, तो बोले सर यहाँ 4 प्लस है यहाँ 1 माइनस है, और जब एक प्लस और एक माइनस का अंतर करते हैं, एक लाभ और एक हानि का, एक वृद्धि और एक कमी का, अपोजिट चिन्ह का अंतर करते हैं तो जुट जाता है। तो यहाँ 5 हो जाएगा, काटेंगे 5 का 20, 5 7 35, यानी 47 क्वेश्चन वो आदमी गलत किया है। 47 ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 22 मजेदार क्वेश्चन। साइन 30 डिग्री बटा 1 प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस 1 प्लस, यहाँ पे सुधारना होगा। यहाँ कॉस 0 दे दिया गया है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए कॉस 30 डिग्री और बटा साइन 30 डिग्री। अब क्या है, बस मान रखो आंसर आएगा। यहाँ पे कॉस 0 है, उसको सुधार लेना है, कॉस 30 कर देना है। चलो आ जाएगा साइन 30, साइन 30 का मान तो हम सभी जानते हैं 1/2, ये 1 हो गया प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 तो बोले सर √3/2 होता है, प्लस 1 प्लस कॉस 30 तो √3/2 और साइन 30 1/2। अब क्या है भाई, हल करो। यहाँ पे हम लोग का ऊपर 1/2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा LCM 2, तो 2 प्लस √3, 2 2 कट जाएगा प्लस, यहाँ ऊपर में LCM 2 तो 2 प्लस √3 और नीचे 1/2, तो यहाँ भी 2 2 कट गया। यानी फाइनली जो हम लोग को यहाँ पे बच रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देना, 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3 प्लस सिर्फ 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 बटा 1। अब आंसर कैसे दिया है, इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा इसको कर देते हैं हम लोग, कंजुगेट कर देते हैं। तो कंजुगेट करेंगे तो 2 प्लस √3 का कंजुगेट करेंगे तो सिर्फ माइनस आ जाएगा, यानी 2 माइनस √3 यहाँ पे बचेगा, और प्लस ये वाला 2 प्लस √3 है, प्लस √3 माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, बच जाए कितना 2 और 2 4। फाइनली हम लोग का आंसर 4 आया, लेकिन 4 आने के लिए सुधारना पड़ गया। यहाँ पर जो cos 0 है इसको कर देंगे cos 30। मैं यहाँ पे कंजुगेट उतना लंबा नहीं किया हूँ, मैं आपको पहले भी कितना बार बताया हूँ कि 1/2 है 2 प्लस √3, कंजुगेट करेंगे 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3, तो ऊपर बच जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 गया 1, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको सिर्फ चिन्ह बदल के माइनस लिख दिया। और ये तो एक लाइन में है ही, √3 माइनस √3 प्लस कट गया 2 2 4। अब आंसर कुछ भी दिया, लेकिन इसका आंसर 4 आएगा और हमें ये सुधारना पड़ेगा। क्लियर है, और 4 दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2323, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है। इसमें मैथ का तो दिमाग लगाना है, थोड़ा रीजनिंग का भी माइंड लगाना है, कॉमन सेंस भी, नहीं तो बस गलत हो जाएगा, ऑप्शन से छाटना है। P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि P से बड़े, जो ज्ञात करना उससे बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब P वैसा संख्या है कि इससे बड़ा जितना भी आप संख्या ले लीजिए उसको 2 भाज्य संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है सभी को। तो बताइए P कौन है, तो पहला ऑप्शन है 11। अब 11 से बड़ा जितना भी ले लीजिए, जैसे 12, तो 12 के हम 2 भाज्य संख्या के योग के रूप में लिख सकते हैं 8 4 12, ठीक है। तो बोले 7 5 12 भी तो लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, ये नहीं बोला है कि भाज्य नहीं लिखना है, लेकिन भाज्य के रूप में हम लिख सकते हैं। 13 ले लेते हैं, 13 को हम 9 4 13 लिख सकते हैं। 14 ले लेते हैं, 14 को 8 प्लस 6 लिख सकते हैं, भाज्य संख्या के योग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आइए 15 ले लेते हैं, 15 9 6 15, यानी लगभग सब लिखा रहा है। इसका मतलब 11 होना चाहिए, लेकिन देखते हैं छोटी बोला, हो सकता है और भी हो जाए। 6, तो यदि हम 6 लेते हैं
तो 6 से बड़ा है 7। 7 को आप कभी भी दो भाज्य संख्या के रूप में नहीं लिखिएगा, ये 4 और 3 लिखाएगा, एगो भाज्य है एगो अभाज्य, और कोई उपाय इसका है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया 6। अगला कितना है, अगला ऑप्शन दिया हुआ है 6 के बाद 10, तो 10 से 12 बड़ा एगो तो 11 आ जाता है, तो 11 तो ऐसे ही 6 + 5 ही लिख सकते हैं, नहीं तो 7 4 लिख सकते हैं क्या, फिर 9 2 लिख सकते हैं, तो निश्चित है उसमें कोई ना कोई अभाज्य संख्या आ ही रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब एक और लास्ट ऑप्शन बचता है कितना, 3। तो जब 7 नहीं हुआ 11 नहीं हुआ तो उससे छोटा तो होगा ही, सॉरी 7 नहीं हुआ 10 नहीं हुआ तो 3 भी तो नहीं होगा, क्योंकि 3 से बड़ा 4 है, तो 4 को 2 + 2 अभाज्य संख्या का योगफल लिखा गया। जबकि हर क्वेश्चन को भाज्य संख्या के हर संख्या को, उससे बड़ा हर संख्या को भाज्य के योग के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसा इसमें ऑप्शन के अनुसार 11 है, क्योंकि 11 से बड़ा जितना भी आगे लेते जा रहे हैं सबको भाज्य के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 24, जरा समझिए। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक जगह से रिसाव होने के कारण 2.2/3 समय लगता है। तो पहले अकेले मान लीजिए पाइप ए है, मैंने अपना नल टंकी का एक मास्टर वीडियो बनाया जिसमें स्पेशल टाइप 2 में यही रिसाव या छिद्र वाला क्वेश्चन ही बनाया है। मैं मास्टर वीडियो में भी प्रयास करता हूं कि 100% आपसे क्वेश्चन बने, और लगभग चैप्टर का मास्टर वीडियो मैंने बनाया, तो जो भी कमजोर है उसको देख के आप इंप्रूव कर लीजिए। तो ए क्या है, ए एक नल है मान लीजिए जो 2 घंटे में भर सकता है, लेकिन ए तो है, उसके साथ एक छिद्र भी है बी, रिसाव या छिद्र जिसको बोल सकते हैं बी। जब दोनों चल रहा है तो उसको भरने में लगता है 2.2/3 मतलब 3 दूनी 6 2 8/3 घंटे। तो सबसे पहले इसका क्षमता निकाल लेते हैं, छिद्र का क्षमता अपने आप पता चल जाएगा, 3 दूनी 6, 6 उधर चल जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। सोचे कि अकेले ए का क्षमता 4 है, जब उसके साथ छिद्र आ गया तो क्षमता 3 हो गया, मतलब 1 घट गया। तो जो छिद्र हम बी माने हैं इसका क्षमता 1 होगा, लेकिन 1 तो होगा लेकिन -1 होगा। खाली करने वाला की क्षमता क्या होता है, निगेटिव होता है, 1 माइनस में था तभी तो 4 से 3 हो गया, घट गया। तो यही हम लोग से पूछ रहा है कि टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है। रिसाव तो बोलिए सर किसी एक को लेकर चलिए, 4 की क्षमता से 2 घंटा, 8 या 3 की क्षमता से 8/3 तो 8 ही होगा, और 1 की क्षमता से खाली कर रहा है t घंटे, तो t बराबर 8 घंटा। मतलब रिसाव को अकेले चलाया जाए तो वो 8 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 25 आ जाइए फटाफट टाइम वर्क का। ये मिश्र अनुपात का 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, 16 पुरुष 8 दिन 12 घंटे काम करके समाप्त कर सकते हैं। इस काम से तिगुना अधिक काम, तो मतलब इधर 1 काम है तो इधर 3 काम नीचे बाकी सब ऊपर। मिश्र अनुपात का भी मास्टर वीडियो, शायद ही कोई टॉपिक है जो मास्टर वीडियो मैंने बनाया नहीं बनाया है, आप कमेंट करते रहिए, धीरे धीरे सभी मिल जाएगा। तो अब कहता है इसी कार्य के 3 गुना, तो 3 गुना कर दिए। एक अन्य कार्य को 24 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा करके समाप्त करेंगे, कितने पुरुष की आवश्यकता, तो मान लीजिए m पुरुष, कई दिन में 24 दिन में, कई घंटा 8 घंटा। बस अब क्या है, काट दो लेफ्ट राइट, ऊपर ऊपर काट सकते हैं हम लोग, तो काटेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 8 से 8 कट गया, 2 से 8 दूनी 16, तिरछा गुना करेंगे, m को 1 से तो m, 8 को 3 से तो 8 दिया 24, फाइनली 24, यानी 24 आदमी रहेगा तो 24 दिन में 8 घंटा काम करके काम को समाप्त कर देगा। आंसर मिला लीजिए, 24 पुरुष दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 26 है जो कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है कुछ नहीं, बस राइट से लेफ्ट चलते आना है। पहले भाग वाला काम होगा, उसके बाद गुना, फिर जोड़ घटाव आप तो जानते ही हैं। तो इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि लगभग कैलकुलेशन मैं खुद ही बता देता हूं, लेकिन आपको करना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 27। अब क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको बहुत आसान तरीका से बताता हूं, डरने की कोई बात नहीं है। 2 पाइप ए बी खाली टंकी को क्रमशः 18 घंटे 27 घंटे में भर सकता है। पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 45 घंटे में खाली कर सकता है। यह समय है, समय को उल्टा होता है क्षमता, 1/18 1/27 1/45।
18, 27 और 45। कैल्शियम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 18, 27, 45 का एलसीएम हो जाएगा आपको 270 हो जाएगा। 270 18 से कई बार में, तो 270 हो जाएगा हम लोग का, या तो फिर उलट के काट दो ना, आसानी से बन जाएगा 1/18, 1/27, 1/45। अपने पता चल गया, ज्यादा लंबा चौड़ा लेने की कोई जरूरत ही नहीं। देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 बचे 45। सीधा समय को उल्टा क्षमता, 2, 3, 5 कैल्शियम तो आराम से बता सकते हो ना, 2, 3 और 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो बोले सर 2, 3 और 5 कैल्शियम हो जाएगा 30। देखिए ना 2 तिया 6 बचे 30, क्योंकि शाम है तो 30, तो यहाँ 15, 270 हम लोग सही ले रहे थे लेकिन छोटा कर दिए। यहाँ 30 से गुना करेंगे तो 10, और यहाँ 30 से गुना करेंगे तो 6। मेन रेशियो ये हो गया, लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए इसका क्षमता -6। अब मजा आएगा। कह रहा है क्या, शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो भरना कितना था, तो बोले सर 18 घंटा 15 की क्षमता से, या 10 की क्षमता से 27, कोई गुना करिए 270 आएगा। मतलब 270 टंकी की क्षमता है, पूरा 270 भरना है। लेकिन चला कैसे रहा है, बहुत ही कंफ्यूजन। कहता है शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो ए और सी को चालू किया गया। बोले सर ए और सी को, ए 15 भरेगा, सी 6 खाली कर देगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, ए हमें भरना कितना है 270, ए और सी को चलाया गया, ए 15 भरेगा, सी 6 खाली कर देगा, बचेगा ना। कई घंटा चला पता नहीं है, मान लीजिए टी घंटा, बोला है कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया। कितना समय बाद, कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर देगा, तो मान लीजिए टी घंटा बाद, तो टी घंटा तो चला होगा ना दोनों। उसके बाद में प्लस ए को बंद कर दिया और बी को चालू किया गया। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि ए को बंद कर देगा और पाइप बी को, तो या इसका मतलब सी तो चल ही रहा है, ये तो खाली कर रहा है, लेकिन अब बी चलेगा, तो बी 10 भरेगा, ये 6 खाली कर देगा, तो बच गया 4। तब क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। कुल 55 घंटा में टी घंटा तो इधरे चल लिया था, तो अब कितना बचा, तो बोले सर अब बच गया 55 माइनस टी घंटा। कुल 55 घंटे लगे, उसमें टी घंटा तो इधर यही दोनों चल गया था एसी, तो अब बीसी चला होगा 55 माइनस टी घंटा। बस अब क्या है, हल करो, टी का मान पहले निकाल लो ना फटाफट। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 270 बराबर हो गया कितना, 9t। 4 को 55 से गुना करेंगे ना तो 220 आएगा, और -4t। 220 इधर आके घटेगा, 4t में से 9t में से 4t घटेगा तो 5t। 220 आके घटेगा 270 में, तो बचेगा कितना, तो बोले सर बचेगा 50। 10 बचे 50, टी का मान आया 10 घंटा, लेकिन आंसर 10 घंटा नहीं होगा। यदि पूछता कि ये कितना देर चला, तो आंसर हम मार सकते थे 10 घंटा, क्योंकि बोल रहा है कि कुछ घंटों के बाद ए को बंद कर दिया गया। तो यदि ए का पूछता कि कितना घंटा चला, तो 10 घंटे। लेकिन बी जो चला है सी के साथ 55 माइनस टी घंटा, तो बी का समय निकलेगा 55 माइनस 10, यानी हम कह सकते हैं 45 घंटे। यानी कि बी कितना देर चला, 45 घंटे। और सी का तो पूछेगा नहीं, क्योंकि सी तो अंत तक चल ही रहा, यानी वो 55 घंटा चला होगा। तो यदि ए पूछता तो 10 घंटे और बी पूछा तो 45 घंटे। कुछ किए नहीं, बस क्षमता निकाल के ये कुछ देर चला है तो हम टी मान लिए, तो बाकी 55 माइनस टी दोनों चल दिए। जो खाली कर रहा है उसको सिर्फ माइनस करना था। मतलब बेसिकली नल और टंकी वाला वीडियो मास्टर वीडियो देख लीजिएगा, तो 90% क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा, और जो मुश्किल भी रहेगा वो समझ में इतना आ जाएगा कि आप थोड़ा सा मेहनत करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 23, 27 का 45, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 28 आ जाओ। 23, 28 तो बस सिंपल है। कहता 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता, मतलब 2/3 में कितना, मैंने x जोड़ दिया, आवश्यकता है कि 3/2 बन जाए। तो बोलिए सर x निकालना है तो उसमें घटा दो, x बराबर 3/2 माइनस 2/3। एलसीएम 3 और 2 का 6, 3 इधर गुना हुआ 3 3 9 2 2 4, यानी 5/6 जोड़ने की आवश्यकता है। सिंपल बच्चा वाला है, तो 5/6 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 29 तो बस ऐसे ही सिंपल है। एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो बोला है cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी
और प्लस कॉस स्क्वायर डी। इसमें क्या दिक्कत है, चतुर्भुज है तो चारों कोनों का योग होता ही है, मतलब कि कितना 360 डिग्री। तो 360 में हम लोगों को कभी भी संख्यात्मक मान ज्ञात करना हो तो करना क्या है, कॉस या साइन रहता है तो हम लोग 90 या 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 0 तो मान ही सकते हैं क्योंकि 360 डिग्री है, तो 90-90 मान लेंगे। तो सबको 90-90 मान लीजिए ना, 90-90 डिग्री सबको मानेंगे तो हम लोग का काम हो गया। और क्या 90, तो बोलिए सर cos 0 का मान, cos 90 का मान तो 0 होता है, तो 0 माइनस 0 या प्लस 0 करिए या माइनस 0 करिए 0 ही आएगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 लीजिए, फिर मैं छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन। अब आप ये सोचा सर टेबल वाला क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इतना इजी है, सिर्फ जोड़ना है। इसके पहले भी एक छोड़े थे जिसमें आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल जोड़ना था, यहाँ वर्टिकल जोड़ना है। पढ़िए, विभिन्न पार्टियों द्वारा जीते गए सीटों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है। ए बी सी डी है और दक्षिण पूर्व पश्चिम और उत्तर है। तालिका के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित वाक्य को बनाएं। पार्टी बी ने किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें जीती, तो ऐसे आप देख लीजिएगा। पार्टी बी, इसमें तो छोड़ना क्या है, चलो मैं बता ही देता हूँ। पार्टी बी ने किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा, तो पार्टी बी का दक्षिण क्षेत्र में 6 है, पूर्व में 26 है, पश्चिम में 76 है और उत्तर में 86 है। तो पार्टी बी सबसे ज्यादा सीट आपको उत्तर में नहीं दिख रहा है, कितना 86। तो यही तो पूछ रहा है कि पार्टी बी ने किस क्षेत्र में, खाली स्थान है क्षेत्र में सबसे अधिक सीटें जीती, तो उत्तर क्षेत्र में। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर हो गया ए। क्लियर, बस ग्राफ देख के बना देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23-31 तो बहुत आसान। यदि एक डेटा के माध्यमाधिकार बहुलक को एबीसी द्वारा दर्शाया जाता है और ए अनुपात बी दिया गया है कितना 9:8 और बी अनुपात सी दिया गया है कितना, सॉरी एबीसी द्वारा दर्शाया जाए, ए अनुपात 9:8 है तो बी अनुपात सी क्या होगा। अच्छा ऐसे है, ए बी सी, इसको माध्य लिखा गया है, इसको माध्यिका दर्शाया गया है और इसको बहुलक दर्शाया, बहुत मजेदार। चलो भाई, इसका मतलब हम कह सकते हैं ए और बी का अनुपात दिया 9:8, यानी ए हो गया माध्य है 9 और माध्यिका है 8। तो हम सभी को बी अनुपात सी निकालना, तो पहले बहुलक निकालना पड़ेगा। और एक चीज तो आपको बिल्कुल ध्यान होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य पर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया और स्टैटिक्स तो पूरा तरीका से मैंने समाप्त कर रखा है, तो जरूर देखिए। तो बहुलक तो निकालना है, बहुलक कौन है सी, तो सी बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका कौन है तो बोलिए बी है, तो 8 माइनस 2 माध्य कितना है 9, 8 या 24, 9 दूनी 18, 24 में से 18 घटेगा 6, तो सी का मान आ गया 6। इसलिए हम लोग से पूछ रहा है बी अनुपात सी। क्लियर, तो बी क्या है, तो बोले सर बी माध्यिका है मतलब 8, सी क्या लाए हैं बहुलक 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4:3, यानी यहाँ पे हम लोग को माध्यिका और बहुलक का रेशियो पूछ दिया है, तो 4:3 मिलाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23-32 जरा देख लीजिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और रेलगाड़ी का है। 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, तो बोले सर जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है वैसे तो लंबाई के मतलब दूरी होता है और दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। अब लंबाई तो जुटेगा ही, तो ट्रेन का लंबाई x मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई 450। चाल कितना है भाई, तो जो ट्रेन का चाल है कितना है, तो 76 है, मीटर में है तो इसको 5/18 पहले मीटर में बदल देते, क्योंकि मीटर में ही लंबाई ज्ञात करना। और कैसे सेकंड में पार कर रहा है 27 सेकंड। बस क्या है, इसको काटो निकाल लो, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 2 से 38 दूनी 76। अब ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 से गुना कर देता हूँ, x प्लस 450 बराबर 15 8 120 के 0 बच गया 12, 15 तिहाई 45 और 12 57 हो जाएगा। अब 570 में 450 घटाएगा, 570 माइनस 450,
तो कितना बच जाएगा, तो बोलिए सर 0, 7 में से 5 गया 2, यानी 120 मीटर बच गया। कितना बच गया, 120 मीटर, और जो बचा वही ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 23-33, बहुत दिन के बाद आया है। स्टार्टिंग में इसी बुक में स्टार्टिंग में बहुत सेट में मिल रहा था 0.9 का वर्गमूल। तो बहुत सारे विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, इसको 0.3 या 0.03 मार देते हैं, जो एकदम बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े हैं वर्गमूल में कि जितना अंक के बाद दशमलव हो उसका आधा अंक के बाद रहेगा। जैसे 0.09 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो 0.3 ये सही है, क्लियर। या तो हमें 0.16 का वर्गमूल निकालना है तो 0.4 ये भी सही है। लेकिन 0.9 में एक अंक के बाद दशमलव, तो आधा अंक के बाद दशमलव कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति में इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे आसान तरीका है यदि सटीक आंसर लाना हो तो, क्योंकि ऑप्शन देखिए अब ई दोनों तो होगा नहीं, ए और बी, तो निश्चित है सी और डी ही हो सकता है। क्योंकि एक से छोटा जितना भी संख्या होता है, एक से छोटा मतलब पॉइंट में, उसका वर्गमूल उसके वर्ग से भी बड़ा हो जाता है। तो बोलिए कि सर तब दो ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन दोनों ऑप्शन देखिए लगभग में 9-4 2 अंक तक सही है। तो जब सटीक आंसर निकालना हो तो सबसे आसान तरीका है पॉइंट काटो, नीचे में 10, उसके बाद 10 से ऊपर 10 से नीचे गुना करो, ऊपर में हो जाएगा 90 और बटा 10। तो सीधा आप 90 का वर्गमूल निकालना शुरू करें, क्लियर है। 90 का वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे तो कितना बार में, तो बोलिए सर 9 9 81, तो 9 बार लगा दिए 81, तो 90 में 81 घट गया तो बच गया 9, आई 9 9 हो गया 18, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव तो आप पहले ही दे दो, क्योंकि बोलिए सर आप ना दशमलव देंगे लेकिन 10 पहले से है तो एक अंक और घस के, इसलिए दशमलव पहले। अब आइए, अब यहाँ 9 बच गया तो डबल शून्य बैठेगा, भाग में 1 शून्य बैठाते हैं दशमलव, वर्गमूल में 2 शून्य, तो कितना बार, तो बोलिए सर 9 बार लगाएंगे तब तो ज्यादा हो जाएगा। एक कितना बार लगाएं, कम से कम, तो सॉरी 5 बार में 18 95 ज्यादा हो जाए तो 4 बार, तो 4 बार लगाएंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 हो गया। बच कितना गया, तो बोलिए सर 1, 8 चौका 32 1 33, बचा गया ना 3, 4 का 4 3 7, घटाइए 10 में 6 घटेगा 4, 9 में 3 घटेगा 6, और 8 में 7 घटेगा 164, फिर डबल शून्य। अब कितना बार लगाएं, क्योंकि इसको जोड़ें तो ये होगा 4 4 8, और ये होगा 8 और ये, अब 16,400 कितना बार लगाएं, 18 8 144 होता है, या 9 बार लगाते हैं तो 18 6 के 6 बार लगाते हैं तो भी ज्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं 6 बार लगा 8 बार, 18 8 144, आई है 164, तो 8 बार लगाते हैं, 18 ना में 162 तो ऐसी हो जाएगा, इधर है तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64 के 4, बचा कितना 6, 8 8 64 और 6 70 के 0, बचा कितना 7, 8 6 8 8 64 और 7 71 के 1 बचा 7, 8 का 8 और 7 15, 9 बार में ज्यादा हो जाता तो 8 बार लगेगा। अब इतने से 3 अंक से पता लगा लीजिए, 0.948 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 8 के बाद 7 आएगा, क्योंकि तीसरा अंक में पता ही चल गया, ऑप्शन छट गया। तो सटीक निकालना हो तो आपको ये मेथड अपनाना पड़ेगा, दूसरा से तीसरा अंक जाते जाते आंसर आ जाएगा। अभी तक जितना भी क्वेश्चन ऐसा पूछा था उसमें ऑप्शन से ही पता चल जाता था, क्योंकि एक ही ऑप्शन उससे बड़ा देता था, ठीक है ना, तो वहां से छट आ जाता था। लेकिन इस बार क्या किया, टाइम टेकन बनाया और थोड़ा लेंदी बना दिया, तो हम लोग को इसको करना होगा, कम से कम 3 अंक तक जाना होगा तो पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23-34 आएंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जरा समझिए। समीकरण दिया हुआ है, 2 लीनियर इक्वेशन 4x प्लस 3y और प्लस 5 बराबर 0, इक्वेशन 1। बहुत नया चीज सीखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर 6x माइनस ky माइनस 7 इज इक्वल टू 0, समीकरण 2, क्लियर। अब कह रहा है कोई हल ना हो, मतलब ये दोनों इक्वेशन का कोई हल नहीं हो तो k का मान क्या होगा। तो लीनियर इक्वेशन आप पढ़े होंगे कि जब a1x प्लस b1y बराबर c1 या प्लस c1, a2x प्लस b2y और बराबर c2, 2 इक्वेशन हो तो इसमें 2 कंडीशन होता है। पहला तो होता है कोई हल नहीं हो, जैसा कि बोल रहा है,
जब कोई हल नहीं हो तो ऐसा स्थिति में होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्लियर? तो इसी से लेके हम लोग चल देते हैं। ई तो नॉट इक्वल टू है तो ये दोनों बराबर है। x के बगल वाला A1 हो गया तो 4/6 बराबर B1/B2 तो 3 k है, बाई के बगल वाला तो माइनस के। अब हम लोग करते हैं इसको कैलकुलेशन, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तिरछा गुना करेंगे तो k और 2 i माइनस है तो -2k बराबर 3 तिहाई 9, तो k बराबर हो जाएगा 9/-2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से भागा देंगे 9 में तो आएगा 4.5, लेकिन माइनस ऊपर हो या नीचे तो माइनस ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर k का मान हो गया 4.5। तो यहाँ पे मैं एक चीज और बताया था, जब कोई हल नहीं हो तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, और जब a का हल हो तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2, और जब अनंत हल हो तो तीनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कोई हल नहीं हो तो ये वाला लेके चलेंगे, जिसमें हम लोग का आंसर आएगा -4.5। ऑप्शन मिला लो भाई, -4.5 दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23-35 तो आपसे ही बन जाएगा। 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या n का मान 15 है, और बहुभुज पॉलीगन का भी मास्टर वीडियो बनाया। कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है जिसका मास्टर वीडियो नहीं है, और नहीं है तो कमेंट करिए, आपको मिलेगा। पॉलीगन का बहुत बेहतर ढंग से फुल कंसेप्ट, विकर्णों की संख्या, भुजाओं की संख्या, बहिष्कोण, अंतःकोण, और साथ ही साथ नवीन अंकगणित बुक से मैंने 32 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया है। मतलब एक वीडियो देखिए फिर उसका प्रॉब्लम फिनिश। तो जब n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या आपको दिखाया गया होगा, फॉर्मूला आपको याद भी होगा, विकर्णों की संख्या याद है तब तो माइंड में आ ही गया होगा। क्या हो रहा था? n इंटू n माइनस 3/2, यही होता है। n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2, n का मान 15 इंटू 15 में से 3 घटेगा 12/2, 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 15 छक्का 90। यानी हम कह सकते हैं कि 15 भुजा वाले कोई बहुभुज है तो उसमें विकर्णों की संख्या 90 होगा। इस फॉर्मूला से n इंटू n माइनस 3/2। आज के बाद क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23-36 जरा ध्यान देना है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और कैलेंडर का ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत नहीं मिला होगा। वॉल्यूम 2 में मैंने 1-2 क्वेश्चन बताया है, और यहाँ भी देखिए आ गया। ये बहुत ही नए तरीका का क्वेश्चन पूछा गया था पिछला बार। एजाज का जन्म 5 जनवरी है, कुछ नहीं बस टाइम टेकन है। कोई नहीं पढ़ा हुआ आदमी भी चाहे तो गिन के बता ही देगा। 5 जनवरी 2015 को जन्म हुआ था किसका? एजाज का, 5 जनवरी 2015। जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिन के बाद होता, तो फैज का जन्म किस तारीख को हुआ था? दिन नहीं पूछ रहा। यदि दिन इसका दिया हो रहा था, दिन पूछता तब तो कोई बात ही नहीं था, आराम से 7 से भाग देगा, जो शेष बचता उतना दिन बढ़ा दे। लेकिन तारीख पूछ रहा है, फैज कितना दिन बाद इसके, तो बोले सर इसके 553 दिन बाद। तो बहुत ही आसान तरीका मैंने अपनाया है। देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो, हर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देने का प्रयास करता हूँ बहुत ही बेस्ट तरीका से। तो 553 में सबसे पहले तो 365 से भाग दें, पहले तो एक साल ही घटा देते हैं। 365 से भाग देंगे मतलब 365 एक बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, इससे डायरेक्ट घट जाएगा, और क्या एक बार लगाएंगे, 13 में से 5 घटेगा 8, 188 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा 5 जनवरी से, 5 जनवरी 2015 से 5 जनवरी, 1 वर्ष बढ़ गया, 1 वर्ष 365 जैसे हटा 1 वर्ष बढ़ गया, 5 जनवरी 2016 में ये कन्वर्ट होगा। लेकिन अभी 188 दिन और है, 188 दिन अभी शेष बच रहा है। तो अब ये 188 में हम लोग ना 30 से भाग देंगे। वैसे तो मान 29 का भी होता है, 31 का, लेकिन जनरली 30 मान के चलते हैं। तो ये 30 छके 180, तो ये इसका आ गया 6 माह और बच जाएगा 8 दिन। तो बोले सर 6 माह और 8 दिन आपका बचेगा, तो 6 माह और इसमें जुटेगा। तो बोले सर 6 माह जुटेगा तो 5 जनवरी है, तो जनवरी में 6 माह जोड़े हैं तो जुलाई हो जाएगा। तो ये बन गया 5 जुलाई 2016। लेकिन अभी 8 दिन और बच रहा है, अभी वो 8 दिन का और हिसाब किताब होना है। लेकिन वो 8 दिन आप डायरेक्ट 8 5 13 जुलाई नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। चूंकि हम लोग मोटा मोटी 6 महीना को 30 दिन मान लिए हैं,
अभी 8 दिन और बच रहा है, तो यहाँ पर मैं 8 लिख दिया, क्योंकि देखिए 1 बरस, तो 1 बरस बढ़ा दिए, 5 जनवरी 2016 कर दिए यहाँ से, फिर 30 से भाग दिए तो 6 माह 8 दिन है, तो 6 माह जोड़ दिए तो 5 जनवरी से जुलाई हो गया, जनवरी में जोड़िए 6 माह, जुलाई, 5 जुलाई 2016 हो गया। अब 8 दिन और बच रहा है। अब इसका हिसाब किताब करने में टाइम लगेगा और आसानी से मैं करता हूँ। सबसे पहली बात तो है कि जनवरी 31 का होता है, हम लोग मोटा मोटी 30 ही लिए हैं, तो 30 लिया और वो 31 का होता है, 31 काटना चाहिए, मतलब एक और कटेगा। फरवरी, तो फरवरी 2016 है, लीप ईयर, 29 का होना चाहिए, और हम लोग 30 काट लिए हैं, तो वो एक दिन बढ़ेगा, 30 काट लिए हम लोग। अब आइए मार्च, 31 का होना चाहिए, 30 से काटे हैं तो एक और घटना चाहिए, 31 काटना चाहिए तो घटेगा। फिर आइए मार्च के बाद अप्रैल तो 30 का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मई के बाद जून भी 30, जुलाई तो पहुंचेंगे, तो मई में भी 31 का होगा, हम लोग 30 से काटें तो एक और घटेगा। तो देख लीजिए अब -1 + 1, अब 8 में से -1 2 घटे तो बच जाएगा 6, मतलब 6 दिन और बढ़ेगा। तो 5 जुलाई में जब 6 दिन बढ़ेगा तो 6 5 हो जाएगा 11 जुलाई 2016। ये हम लोग का हुआ सटीक आंसर। तो यहाँ पे मेन आपको समझना था, क्योंकि 365 से भाग दिए 1 वर्ष बढ़ाए, 30 से भाग दिए 6 माह बढ़ाए, 5 जुलाई 2016 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। समझना यहाँ था कि 8 दिन अभी है, तो क्या 8 दिन जोड़ना होगा? नहीं, जनवरी होता है 31 का, हम लोग तो मोटा मोटी 30 ही लेके चले हैं, तो यहाँ मतलब 30 काट रहे हैं, तभी तो हम महीना उसको बना के जोड़ रहे हैं, तो हमें 31 काटना चाहिए, तो एक और काटना चाहिए -1, लेकिन 29 फरवरी होना चाहिए, हम 30 काट दिए तो +1। फिर मार्च और मई भी 31 का होता है, एक और घटेगा, बच गया 6। 5 जुलाई 2016 में 6 और जुटेगा, 11 जुलाई 2016 हुआ था फैज का जन्म, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2337 ₹1 50 और 25 पैसे, सिक्का का क्वेश्चन। ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य, अब यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है कितना, 93.75, और उनकी संख्या का अनुपात सिक्कों की संख्या का 3 4 5। तो बोला प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो बोले सर आप ही तो बताए थे बहुत ही सिंपल ढंग से कि मूल्य है तो मूल्य में बदल दो। तो यहाँ 3 को ₹1 वाला तो ₹3, 4 को 98 तो ₹2, 5 रुपया वाला 5 को 25 पैसा वाला, तो बोले सर 1.25 रुपया ना हो जाएगा। 25 पैसा वाला 4 को होता है तो ₹1, 5 को तो ₹1.25, तो 3 2 5 और 1 6, 6.25 रुपया। कुल मूल्य की तुलना कुल मूल्य से उस प्रत्येक प्रकार की राय, तो एक बार 4 से एक बार 3 से, एक बार 4 से और एक बार 5 से। अब क्या है, बस काटना है, आंसर लिखना है, बस पॉइंट से पॉइंट काट दो। 25 से तो ये 25 बार में कट रहा है भाई, ठीक है, 25 से ये कट रहा है 25 बार में, और इसको 25 से काटने का कोशिश करते हैं, तो डायरेक्ट मैं काट रहा हूँ 25 से, इसको 4 से गुना करके 3 जोड़ देंगे, 75 पैसे का मतलब 3 तो हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 3 चौक 12, 3 15 के 5 बचा 1, 9 चौक 36, 1 37। आप काटो, 25 या 75 हो जाएगा, 3 बार लगा, तो 93 में 75 काट देंगे तो 15 3 18 बच जाएगा, तो 87, 25 7 75 से, फिर 12 25 25 से कट गया। अब बोले सर ये तो 25 से कट ही रहा है, तो 25 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। देखिए 25 से कहें 25 बचेगा कितना, 12 25 25 15 बार में। अब बारी बारी से गुना करेंगे, 3 बार 15 या 45, मतलब ₹1 की सिक्कों की संख्या 45, फिर 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या तो 15 चौके 60, और फिर 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या तो सॉरी यहाँ से फिर 15 5 75। आंसर हो गया। ₹1 वाले सिक्कों की संख्या 45, और 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 60, और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 75। बस काटना था, काटने से डर जाए तब तो आंसर गलत होगा। सिंपल है, बस नियम सिंपल है। तो हम लोग का आंसर हो 45 60 75, जो ऑप्शन दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 38 LCM निकालना, और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, और हर क्वेश्चन में मैंने LCM SCF बता दिया है, लेकिन अब आपको भी कुछ मेहनत ज्यादा करना चाहिए। इसका LCM निकाल के आपको आंसर कमेंट में देना है, जो एक बच्चा भी निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 39 भी बहुत आसान है, आपसे बन सकता है। कह रहा है x, फिर 3 है, 3 है, फिर 3 है, और फिर 1 है।
ये एक संख्या है, ये 11 से विभाजित है, तो बोला x का मान। तो बोले सर ये तो बहुत पूछता है 11 से विभाजित होने वाला, मतलब आप कह सकते हैं कि ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा आप बना रहे होंगे प्रीवियस तो बहुत सारा क्वेश्चन मिला होगा। तो 11 से विभाजता का नियम है कि अल्टरनेट, जैसे x 3 और 1, इधर से 3 और 3 जोड़ के जब घटाएंगे तो या तो 0 आना चाहिए, 11 का गुना जाना चाहिए। तो याद देखिए 3 और 3 9, इधर 3 और 1 4, तो अब 11 का गुना जाना तो मुश्किल है। एक अंक में हम कितना लिखेंगे 11, तो 9 ऊपर 9 है तो नीचे भी 9 पुरा देते हैं। तो बोले सर ये दोनों मिला के 4 हो गए, तो इसको 5 कर दीजिए, 5 और 9 9 9 कैंसिल, यानी 0 आ जाएगा, तो 11 से विभाजित हो जाएगा। यानी कंफर्म है कि हम लोग का x का मान कितना हो जाना चाहिए, कम से कम 5। ऑप्शन मिला लो भाई, x का मान 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 40 भी मैं आज कैलकुलेशन 2-3 को छोड़ा हूं और यहाँ भी इसे भी छोड़ रहा हूँ। बहुत आसान है और बहुत छोटा भी है, क्लियर है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 41, तो बस आप बना ही सकते हैं। 5% दर दिया हुआ है और एसआई तो आसान ही होता है, सिंपल जैसा नाम है वैसा। कितना वर्ष है, 1.1/4 वर्ष। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 12 13/4 वर्ष, 13/4 वर्ष है। तो बोला 2790 रुपया हो जाती है, तो निवेश की गई राशि क्या है, मतलब मूलधन पूछना है, क्योंकि जो हो जाती है वो मिश्धन होता है। बोले सर 2790 हो जाती है और मिश्धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, और एसआई होता है दर गुना समय, मतलब 5 गुना 13/4, 13 × 5 = 65/4 हो जाएगा एसआई। तो 65/4 तो होगा, लेकिन बोले सर उसी हिसाब से तो मिश्रधन दिया हो, तो इसकी तुलना 100 + 65/4 से होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि यदि ब्याज 10% होता तो 110 से तुलना करते, 20% तो 120 से, तो पूर्णांक में है तो डरने की क्या बात है। 100 में जोड़ के तुलना कर दिया, मूल राशि निकालना है 100 से गुना, बस कैलकुलेशन करो। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 तो 4 एलसीएम होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2790 × 4 और नीचे बचेगा 400। देखिए 4 × 100 400, वही 65, 465 ऊपर बचेगा 100। अब आपकी मर्जी है, डायरेक्ट 465 काटो या तो फिर छोटा पहले कर लो, 5 से भी बचे 100, 5 से 9 बचे 45, 3 बचे 15, 93 से। तो क्या 3 से कट रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा 30 बार में। देख लीजिए 0 हम लिख दिए, उसके बाद 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, कट गया। अब क्या गुना करो, 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24, और 24 पर 1 शून्य 2 शून्य, यानी हम कह सकते हैं जो निवेश किया गया राशि है, जो मूलधन है 2400 है। ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो मेथड से आप बिल्कुल मत हटिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ट्रिक की जरूरत क्या है वो आप माइंड में ही क्रिएट कर लोगे। बाकी जो मेथड है उसको अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन कैसा ही पूछे। आप जान रहे हैं कि एग्जाम का लेवल क्या कर दिया है कि आपका ट्रिक कभी कभी काम ही नहीं करेगा। आप ट्रिक जान रहे हो, लेकिन वो कैलकुलेशन को ही इतना लेंदी बना देगा, इतना भीन दशमलव डाल देगा कि आप फंस जाओगे। इसलिए हर तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जारी रखें। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 42, फटाफट। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 की राशि 6 वर्षों का ब्याज क्या मिलेगा। तो बोले सर 4% है और 6 वर्ष, और मूलधन दिया हुआ है 1250 रुपया की राशि है, तो ये मूलधन है, इसकी तुलना 100 से। साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो 6 × 4 = 24, बस कैलकुलेशन करना है। काट लीजिए, काटेंगे हम लोग 4 से 6 × 4 = 24, 25 × 4 = 100, 25 से 25 बचे 125, 50,000 में, और 50 × 6 = 300, यानी यहाँ पे जो ब्याज होगा साधारण ब्याज वो होगा 300। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 43, जरा ध्यान दीजिए। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताएं जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और इनके विकर्णों की लंबाई का योग 14 है। तो थोड़ा सा बस समझने योग्य है। यहाँ देख लीजिए, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है चारों भुजा आपस में बराबर होना। अब चारों भुजा आपस में बराबर तो है, लेकिन बोला है कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल है 24। तो बोले सर क्षेत्रफल 24 है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, d1 × d2, और बराबर ही दिया हुआ है 24। तो बोले सर तिरछा गुना हो जाएगा, तो d1 × d2 तो हो जाएगा कितना, 24 × 2 = 48,
अब 48 को ऐसा तोड़ा जाए कि यहाँ पे बोल रहा है कि इनके विकर्णों की लंबाई का योग 14 हो, मतलब दोनों विकर्ण मिला के यानी D1 प्लस D2 बराबर दिया हुआ है कितना 14। तो गुना करके होना चाहिए 48 और जोड़ के होना चाहिए 14। तो बोले सर एगो 8 और एगो 6 मान लीजिए, क्योंकि 8 6 48 भी हो रहा है और 8 प्लस 6 14 भी हो रहा है। क्लियर हो गया? मतलब कि यहाँ पे हम लोग जब क्षेत्रफल लेके चले 1/2 गुने D1 गुना D2, उसका मान दिया हुआ है 24। जब कैलकुलेट किए तो D1 गुना D2 का मान है 48 और यहाँ पे दोनों का योगफल दिया हुआ D1 प्लस D2 14। तो जोड़ के 14 और गुना करके 48। तो यहाँ पे हम लोग का एक D1 हो जाएगा 8 और D2 हो जाएगा 6, या तो D2 6 D1 हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी दोनों विकर्ण 8 और 6 आ गया। यानी पहला विकर्ण ई वाला विकर्ण 8 और ये वाला विकर्ण 6। तो हम सभी जानते हैं विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। तो लंब समद्विभाजित करता है, तो 8 है तो ये 4 हो गया और ये 6 है तो 3 हो गया। तो ये 3 और 4 तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलिए सर ये विकर्ण का काम करेगा क्योंकि यह समकोण त्रिभुज बच रहा है, तो ये हो गया 5। यानी कि यहाँ पे समचतुर्भुज के भुजाओं की लंबाई हो जाएगा 5, सभी भुजाओं की लंबाई हो जाएगा 5। मेरे रूप से हमें विकर्ण मालूम करना था, फिर विकर्ण का आधा आधा करके फटाक से हम लोग का आ गया। अब इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग का आंसर हो गया कितना? 5। ऑप्शन मिला ये 5 सेंटीमीटर दे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2344 आ गई है दंडालेख। और आप जान रहे हैं कि इधर वाला जितना भी दंडालेख है, ग्राफ है, टेबल है, पाई चार्ट है, सब में एक ही क्वेश्चन दिया है और पूरा जब पढ़िए तो बहुत आसान होता है। देखिए करा किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। ये तो ऐसे ही देखते ही पता चल जाएगा। 1951 से 1961 जाने में 10, देखिए 1951 में 10 तक गया है ग्राफ ब्लैक वाला, 1961 में गया है 30 तक। तो 10 से 30 हो गया, मतलब 20 की वृद्धि हुई। मतलब समझ रहे हैं आप, दुगना वृद्धि हुआ। 10 से हो गया 20 मतलब 30, मतलब दुगना वृद्धि, मतलब 200% की वृद्धि हो गया। क्या और किसी में इतना ज्यादा वृद्धि हुआ है? तो बोले सर और किसी में तो लग ही नहीं रहा है। देखिए 61 से 62 जाएंगे तो 30 से 40 हुआ, 10 से बढ़ा दुगना, और किसी में ग्राफे देख के नहीं लग रहा है कि दुगना से अधिक वृद्धि हुआ है। तो एक ही ऑप्शन है 1961 और 1961, क्योंकि 51 की तुलना में पीछे वर्ष की तुलना में 1961 दिया है, ऑप्शन नंबर डी। इसी में प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है 1961, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2345 देख लीजिए फटाफट। किसी में धातु में 15% चांदी है, में इस धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा। बोले सर दिक्कत क्या है? कोई भी धातु रहे या राशि रहे अपने आप में 100% होता है। उसमें इस धातु में चांदी है 15%, तो निश्चित है बाकी दूसरे धातु जो होंगे 15 हटा दीजिए 100 में से तो 85% हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चांदी 15% तो दूसरा धातु 85। तो इस धातु के किसी भार में 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु क्या होगा? तो बोले सर चांदी 51 है, यहाँ 15 है और दूसरा धातु पूछ रहा है तो 85 से काट दो। यहाँ 5 तिया 15, 17 तिया 51 और 5 17 बचे 85 और ये हो जाएगा 17 गुना 17, तो 17 गुना 17 हो जाएगा 289 ग्राम में है, तो ग्राम यानी कि दूसरा धातु चांदी छोड़ के 289 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2346 देख लीजिए। 2346 फटाफट देखिए। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन, और मैंने अपने टाइम डिस्टेंस के मास्टर वीडियो के टाइप 2 में यही बताया है। वैसे कोई चैप्टर का मास्टर वीडियो मैं देता हूं तो 100% क्लियर करने का प्रयास करता हूं, एक टाइप में 5-5 6-6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए एकदम आसानी से बताता हूँ। पहले वो व्यक्ति जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 1 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले मतलब माइनस लिख देता हूं तो समझ जाएगा। बाद में वो व्यक्ति जाता है 36 किलोमीटर की चाल प्रति घंटा की चाल से, तो 3 मिनट देर से पहुंचता है। तो जैसे ही आप बोला है कि दूरी ज्ञात करो, तो चाल देखिए तो चाल के उल्टा समय, तो 36 इधर 40 इधर, दो को उलटना आसान होता है। 4 से कटेगा 9 चौक 36, 10 चौका 40। बस अब क्या है, अब आंसर आ जाएगा। दूरी ज्ञात करना है ना हम लोग को, तुरंत रेशियो के नियम से दूरी देखिए। 1 मिनट पहले 3 मिनट बाद, अंतर 4 मिनट। एक पहले बाद प्लस माइनस अपोजिट रहेगा तो अंतर जुड़ जाएगा।
यहाँ कितना का अंतर 1, लेकिन हमें दूरी चाहिए किलोमीटर में, तो पहले इसको मिनट को घंटा में बदल दो 60 से भाग। तो समय के अंदर की तुलना समय के अंदर से दूरी निकालना, दूरी 4 गुना समय 36 गुना 10 या 40 गुना 9 360 हो। काटेंगे 60 से 360, 6 बार में 6 चौका 24, आंसर हो गया 24 किलोमीटर। ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आपका पाइप टंकी का, समझने लायक क्वेश्चन है। दो प्रवेश पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की दुगनी है। पहली दूसरी, प्रवेश मतलब जो पानी डाल रहा है, एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दुगनी है, तो दूसरा को 1 मान लेते हैं, तो पहला को 2 मानेंगे, यानी क्षमता दक्षता क्या है, दोगुनी है। अब क्वेश्चन कह रहा है, बहुत मजेदारी से समझने लायक क्वेश्चन है, बढ़िया समझना है। कह रहा है क्या, दोनों एक निकास नाली के साथ काम करते हैं, मतलब ये दोनों भरता है और एक तीसरा निकास नाली है उसके साथ काम कर रहा है, मतलब ये भी काम कर रहा है। तो बोल रहा है क्या, 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, मतलब ई चलेगा और ई भी चलेगा और एक निकास भी चलेगा, तब जाके 8 घंटा में भर सकता है, मतलब पानी खाली भी हो रहा है तो 8 घंटा में भर सकता है। जो कि इसके बारे में बोल रहा है कि 8 घंटे में खाली कर सकता है, इसका समय दिया हुआ है कि 8 घंटे में खाली कर सकता है, 8 घंटे में खाली कर सकता है। अब समझिए क्वेश्चन को बढ़िया से। पहला की क्षमता दूसरा से दुगना है, ये दोनों एक निकास नाली के साथ चल रहा है। जो निकास वाला है वो अकेले चलेगा तो 8 घंटा में कर सकता है, लेकिन जब ये तीनों चलेगा तो 8 घंटा में भर रहा है। तब कहता है कि कम दक्ष इनलेट पाइप, मतलब जो कम क्षमता वाला भरने वाला पाइप है, इनलेट मतलब पानी डालने वाला प्रवेश, स्वयं भरने के लिए कितने समय लगेगा, तो समय केवल इसका दे लें, इसलिए पहले इसका क्षमता मालूम करना होगा। इसका क्षमता हम x मान लेते हैं, तो जब इसका क्षमता x मानेंगे तो x के क्षमता से 8 घंटा में खाली कर रहा है, तो भरने का भी क्षमता वही होगा, तो हम लेके चल देते हैं x गुना 8 बराबर, लेकिन तीनों चल रहा है, तो तीनों चल रहा है तो 2 और 3 ही भरेगा और ये माइनस x खाली करेगा, तब जाके भरने में लगता है 8 घंटा। काट दीजिए, 8 से 8 कैंसिल, x बराबर 3 माइनस x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2x बराबर 2, दैट मीन्स x बराबर हो जाएगा 3/2। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर ही इसका क्षमता है खाली करने वाला का 3/2। बोले सर उसका क्षमता निकालने से फायदा, क्योंकि सिर्फ वही है जिसका एक निश्चित समय दिया हुआ है। अब मजे से बन जाएगा। बोल रहा है क्या कि कम दक्ष मतलब कम क्षमता वाले इनलेट पाइप द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो कम दक्षता वाला ये वाला है और हमें भरना कितना है, तो बोले सर 8 घंटा में 3/2 के क्षमता से पूरा खाली कर सकता है। तो खाली करना चाहे भरना, क्षमता पानी तो उतना ही होगा। अब इसी को भरना है, इसको 1 के क्षमता से कितना देर समय लगेगा, 3 2 से 4 दूनी 8 4 3 12, आंसर हो जाएगा 12 घंटा। कम दक्षता वाला भरेगा तो समय लेगा 12 घंटा, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन फिर से मैं समझाता हूँ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहला दूसरा से दुगना क्षमता है, दोनों भर रहा है, लेकिन एक तीसरा पाइप भी है उसके साथ में भर रहा है, लेकिन वो तीसरा पाइप है अकेले चलता है तो 8 घंटा में टंकी को खाली कर सकता है, लेकिन जब तीनों चलता है तो 8 घंटा में टंकी भर देता है। तो इसका क्षमता में x मान लिया, x का क्षमता से 8 घंटा में खाली कर सकता है, और ये तीनों चलेगा तो 8 घंटा में भर सकता है। तो 2 3 भरेगा और ये x खाली करेगा, तो 3 माइनस x से 8, x निकाल लिया 3/2, क्योंकि इसी का एक समय दिया हुआ है 3/2 के क्षमता से 8 घंटा में, तो ये अकेले 1 के क्षमता से t घंटा में, t का माना गया 12 घंटा, यानी कम दक्ष पाइप 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये सब क्वेश्चन आपको 3-4 बार बनाना चाहिए। लास्ट में ये सब क्वेश्चन को छाट के मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि यही आपका रिजल्ट दिला सकता है। 90% स्टूडेंट इसे छोड़ के आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 48 आ जाइए, तो ऑप्शन से ही बना लोगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्यता का नियम तो पता होगा। 9 से विभाज्य होने का मतलब होता है उसके अंकों का योग भी 9 से करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आ जाइए, पहला ऑप्शन है 1 2 3 2 1 1 2 3 3 6 2 8 1 9, यही तो 9 से कट रहा है, यानी पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 से विभाज्य है तो कोई एक ही गुना होगा और पहला ही आंसर हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2349 है तो जोड़ है, लेकिन इसे मैंने पहले ही लिया कि इसको एक लाइन में आप किसी भी दशमलव के जोड़ को कैसे बना सकते हैं। मैं कैलकुलेशन में और स्पीड बताऊंगा,
तो इसको कैसे बना सकते हैं? तो ये देखिए कि मैक्सिमम कई अंक के बाद दशमलव है, तो बोले सर मैक्सिमम 4 अंक के बाद दशमलव, तो सब में 4 अंक बना दीजिए। एगो जीरो यहाँ दे दीजिए, यहाँ डबल जीरो दे दीजिए, यहाँ ट्रिपल जीरो दे दीजिए, ट्रिपल जीरो दे दीजिए, मतलब 3 और थोड़ा सा इधर कर दीजिए, ट्रिपल जीरो दे दीजिए। यहाँ पे दशमलव देखिए 1 2 3 4 जीरो दे दीजिए। क्लियर? अब फटाफट इसको जोड़ दीजिए और क्या, 0 0 0 0 3 3 हो गया। उधर से आ जाइए 2 2 3 5 5 0 5 0 5 0 5 हो गया। फिर उधर से आइए 1 1 और कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 और 3 6 6 0 6 6 0 6 हो गया। फिर इधर से आ जाइए 0 0 1 1 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 0 6 दशमलव। ऑप्शन से भी मिला सकते हैं क्या? कहीं पे ऑप्शन पे 66 53 लास्ट में दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में 66 53 है ही है, तो बाकी ऑप्शन से लिख दीजिए ना 136। ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा, हो जाएगा 136.66 53, क्योंकि लास्ट में 66 53 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2350 है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट आपको सिखाने जा रहा हूँ जो बहुत जरूरी है। कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं दिया हुआ है, 2 वृत्त हैं, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 है, इसलिए अलग अलग वृत्त होगा निश्चित है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई, वैसे भी अनुप्रस्थ बोल रहा है तो दोनों वृत्त अलग अलग होगा, ये ज्योमेट्री में क्लियर पढ़ना है। यहाँ में दोनों की त्रिज्या, इसका 3.5 ले लेता हूँ, इसका 4.5, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ जो है 10 है, केंद्रों के बीच की दूरी 10 है। तो इसमें 2 प्रकार के रेखा बनते हैं। पहला तो एक इस प्रकार की रेखा बनते हैं, और नीचे में भी ऐसे करके आप इसको कह सकते हैं, इसको बोलते हैं अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा। इसकी लंबाई होती है √d², d मतलब हो गया पूरे दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, माइनस r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर, मतलब दोनों त्रिज्याओं के अंतर के होल स्क्वायर। एक ये बनते हैं, देखिए तिरछा, अनुप्रस्थ मतलब तिरछा, यही पूछ रहा है हम लोग से, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ रेखा, अनुप्रस्थ रेखा। इसकी लंबाई होती है √d², d मतलब दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, माइनस r1 प्लस r2 के होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 बहुत ही यूनिक चीज मैंने आपको बताया जो आगे हो सकता है इस्तेमाल हो, पूछा गया है तो आगे और 1-2 क्वेश्चन मिल सके। तो जो समान रूप में है उसको अनुस्पर्श रेखा कहते हैं, और अनुस्पर्श में होता है d² माइनस r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर। और अनुप्रस्थ यानी तिरछा वाला जो होता है, इधर चाहे इधर से ऐसे भी बन सकता है, तो वो होता है d² माइनस r1 प्लस r2 के होल स्क्वायर। तो अब मैं लिख लेता हूँ इसी को, तो d मतलब दोनों के बीच की दूरी 10² माइनस r1 3.5 प्लस r2 4.5 के स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा √10 के स्क्वायर 100 माइनस 3.5 4.5 हो जाएगा 8 8 के स्क्वायर 64, मिला के हो जाएगा √100 में 64 घटेगा तो 36 बाहर निकलेगा तो 6, यानी अनुप्रस्थ रेखा की जो लंबाई होगा 6 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से अनुस्पर्श भी कभी पूछ सकता है, तो याद रखना है सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दोनों सेम ही है, यहाँ r1 माइनस r2, यहाँ r1 प्लस r2। तो अनुप्रस्थ पूछेगा तो नीचे वाला यानी यहाँ प्लस, अनुस्पर्श यहाँ पर माइनस। क्लियर हो गया? तो आपने देखा थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा ताकि जल्द खत्म हो, हम लोग प्रैक्टिस भी स्टार्ट करें, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन होता है और आपको बेसिकली 100% समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा लगा तो आप सभी दोस्तों को प्लीज, जितने जरूरतमंद विद्यार्थी हैं सबको शेयर करिए, नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और जो जरूरत है उसका मास्टर वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।